नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए दोस्तों सुनते हैं जया जादवानी जी की लिखी कहानी समय बेहिसाब था मगर। सुबह के 10 बजने वाले हैं और सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं है। ठंडे कोहरे ने उसका रास्ता रोक रखा है, जैसे बर्फ रोकती है पानी का रास्ता, बहने ही नहीं देती। और इस सख्त बर्फ को तोड़ने के लिए एक मुसलसल साहस की जरूरत होती है। यह बर्फ बहुत बरसों से जमा है उसके भीतर। पता तक नहीं चला पहली तह कब बननी शुरू हुई, और जब पता चला बहुत देर हो चुकी थी। उसे पिघलाने का कोई उपाय न था। बहुत तोड़ने मोड़ने की कोशिश की, बहुत उठा पटक की अपने साथ, हुआ कुछ नहीं। हृदय जैसे बर्फ से लिपटे हिमालय की चोटी हो। कभी मध्यम मध्यम पड़ने वाली किरणें उसे बस छू पाती हैं, और कभी छू पाने से पहले ही डूब जाती हैं। और डूब जाता है और भी बहुत कुछ, रोज बरोज पैदा होने वाली उम्मीद की कली की खिलावट भी। यह कैसी ठंड है जो उसके भीतर से जाती नहीं। रूम टेम्परेचर बढ़ा भी लो, शरीर पसीना भी छोड़ने लगे, पर अंदर जमी बर्फ को उंगली से छुओ तो उंगली भी उसी से चिपक जाए। रात को अपने बिस्तर पर लेटते ही उसे लगता है वह इस बर्फ के पहाड़ के भीतर दफन हो जाएगी। जब तक टीवी चलता रहता है, कुछ आवाजें उसके कानों में पड़ती हैं। फिर धीरे धीरे कान बाहर भी सुनना बंद कर देते हैं, भीतर भी, और वह बर्फ की पट्टी पर फिसलती चली जाती है। समय के बेहद पाबंद वे लगभग आधे घंटे में पहुंचने वाले हैं। तभी तो वे दिन भर में इतने लोगों को सुन लेते हैं। जब उन्होंने नेट पर यह ऐड पढ़ा था तो वे हैरान हुई थी। क्या सुनना भी एक काम का रूप अख्तियार कर सकता है? पिछले तमाम बरसों में उन्होंने न जाने कितनी किस्मों के काम बंद होते देखे थे। ग्वालों के दूध बेचने, फेरी वालों के आने, रोड साइड न जाने कितने प्रकार के चटपटे व्यंजनों से लेकर न्यूज़पेपर के बंद हो जाने तक। अब तो आसपास की गर्म खबरें भी उसे ठंडी नेट पर ही देखनी पड़ती हैं। घर में कोई नहीं आता, मेड तक नहीं, सारा काम मशीनें करती हैं। बेटा बहू सुबह 8 बजे चले जाते हैं, रात 8 बजे घर आते हैं। आते ही अपने कमरों में, जिस दिन घर पर होते हैं उस दिन भी रूम और लैपटॉप से बाहर निकलते ही नहीं। दोनों बच्चों को पढ़ने बाहर भेज दिया है। वे जब तक थे वे उनसे डर डर कर ही सही बात कर लेती थी। बेटे बहू के स्पष्ट निर्देश थे कि बच्चों से गुजराती और हिंदी में बात न की जाए, पुरानी बातें न की जाए। वे एक अलग और विकसित दुनिया में जा रहे हैं, अलग विकसित अकेली दुनिया। वे इस अजूबे की बाबत सोचती रह गई और बच्चे उसे हासिल करने बाहर चले गए। जब वे घर वापस आएंगे वे ज़रूर पूछेगी क्या उन्होंने वह दुनिया हासिल कर ली। पर वे जब लौटे वह दुनिया अपने साथ ले आए थे। न वह उन्हें देख पा रही थी, न उस अलग विकसित अकेली दुनिया को। वे कहते हैं बुढ़ापे में उनकी आंखें कमज़ोर हो गई हैं। बहुत कुछ कमज़ोर हो गया है, कमज़ोर और बीमार। बच्चे फिर बाहर चले गए अपनी दुनिया को और अधिक विकसित करने। वे बहुत बात करने के लिए शुरू से ही बदनाम रही हैं। घर भर के सारे लोग उन्हें टोकते थे। पति जब तक जीवित थे सबके सामने झिड़कते रहते थे, बोलने से पहले सोचा करो। बहुत सी बातें बोलने की होती हैं, बहुत सी सोचने की। और वे हमेशा कंफ्यूज्ड रहती थीं कि क्या बोलूं, क्या सोचूं। पति उनके देहाती बड़बोलेपन से बचना बचाना चाहते थे, और उन्होंने एक माँ से बच्चों को बचा लिया। उनके मन में माँ की जो तस्वीर उन्होंने बनाई उससे उनकी असली माँ बहुत दूर थी। फिर पति अपनी अनंत यात्रा को निकल गए, उन्हें उनकी सरल स्थिति की जटिलता में छोड़कर। इसके साथ ही बच्चों और उनके बीच बना वह कमजोर और उबड़ खाबड़ पुल भी ढह गया, जिसकी रस्सियों को पकड़कर वे आती और जाती थीं। अब इस विशाल पुल के दो छोर थे, एक तरफ वे अकेली, दूसरी तरफ वे दो अकेले। धीरे धीरे पुल का वह रास्ता और ज़्यादा उबड़ खाबड़ और ज़्यादा लंबा हो गया, और वे चलने में लाचार होती गईं। कई बार वे ड्राइंग रूम या लॉन में सिर्फ यही देखने देर तक बैठी रहती थीं
कि जाते हुए बेटे और बहू के चेहरों को निहारा जा सके या उनकी कोई आपसी बातचीत सुनी जा सके। पर इससे भी कुछ नहीं हुआ। वे जान ही नहीं पाती कि वे आपस में कब बात करते हैं। एक बार तो वे साहस कर जल्दी जल्दी नाश्ता कर रहे बेटे के पास जा बैठी और उसके सामने रखे एप्पल को छीलने चाकू उठाया। बेटे ने आहिस्ता से चाकू उनके हाथ से लेते हुए पूछा, ऑल वेल? वे सिर न में हिला सकी न हाँ में। नीड एनीथिंग? उसकी आंखें सामने रखी बड़ी सी मोबाइल के स्क्रीन पर है। काश वे स्क्रीन ही होती। आई नीड यू, वे बहुत जोर से कहना चाहती थी, पर उनका बूढ़ा जिस्म काँप कर रह गया। खुश होना चाहिए था उन्हें कि जाने कितने दिनों बाद उन्होंने अपने बेटे की आवाज़ सुनी थी, पर ठंड ने इस कदर लपेटा हुआ था कि यह तीली जलकर झट बुझ भी गई। बेटा चला गया। सामने किचन था, हर किस्म की ज़रूरत और खाने पीने की चीज़ों से भरा। अनंत चीज़ों के अनंत पैकेट उन्हें सब एक से लगते थे। जो हाथ लग जाता था वे खा लेती थी, नहीं तो सूप और जूस तो है ही। 1 मिनट से भी कम वक्त में सूप तैयार। उनके एक जीवन की दुनिया में न जाने कितनी दुनियाएं आसमाई थीं। वह भी एक वक्त था जब वे दिन भर किचन में जुटी रहती थीं। कुछ न कुछ पकता ही रहता था। पकने से पहले का कचरा और बाद की सफाई लगभग पूरा दिन ले लेती थी। बचे हुए वक्त में पास पड़ोस का आना जाना और उनके किस्से। एक पल जो अपने बारे में सोचने की फुर्सत मिलती हो। घर के बुजुर्ग तो नींद में भी सिर पर सवार रहते थे। उनके बताए और जताए कामों की फहरिस्त कभी खत्म नहीं होती थी। उनके जाते ही धीरे धीरे सब जाने लगा। पास पड़ोस छूट गया, जिसे वे ही सबसे ज़्यादा गुलजार रखते थे। किचन छूटता गया, जहाँ अब खाना पकता नहीं सिर्फ गर्म होता है। पति के बाद तो शब्दों के और भी ज़्यादा टोटे पड़ गए। बच्चे बोलना नहीं बल्कि उंगलियां और सिर हिलाना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी के साथ नहीं बोलते, उन्हें आपस में भी बोलते वह बेहद कम सुनती हैं। उन्हें अपनी अपनी दुनियाओं में रहने जीने और चुनाव करने की पूरी आज़ादी है, जहाँ दूसरे की ज़रूरत या तो बेहद कम या बिल्कुल नहीं है। दरवाजे की घंटी बजी। हल्की म्यूजिकल ध्वनि बाहर से होती हुई पूरे घर में फैल गई। वहीं होंगे और आता ही कौन है। उत्साह की हल्की हवा का झोंका उससे टकराकर गुजर गया। उन्नीदी सी किसी चीज ने आंखें खोली। वह तेजी से दरवाजे की ओर लपकी। याद ही नहीं रहा कि दरवाज़ा तो रिमोट से भी खुलता है। वह 2 आगंतुकों को देखकर मुस्कुराई। मुस्कान पोपली नहीं थी, अंदर सारे दांत मौजूद थे, बस वह मुरझाई हुई थी, बहुत दिन पुराने फूल की तरह पूरी की पूरी नीचे झुकाई थी। आंखें सूखी, होठ प्यासे, शब्द बहुत नीचे, छाती की कोटर में फंसे। वे शालीनता से अंदर आए। उनके चेहरे कोमल थे, आंखें भावप्रवण। यह अभ्यास है या एहसास, उसके लिए जानना बेहद मुश्किल और लगभग गैर ज़रूरी था। अभिवादन के बाद वह उन्हें ड्राइंग रूम के बड़े बड़े मखमली सोफ़ों की ओर ले जाने लगी तो उनमें से एक ने कहा, आई एम सॉरी, क्या हम आपके कमरे में बैठ सकते हैं? वे जानते थे उन्हें बहुत अंग्रेजी नहीं आती। वाय? वृद्धा को हैरानी हुई। वहाँ आपके विचारों की ऊर्जा इकट्ठी है। अगर वे नकारात्मक ज़्यादा हैं तो उन्हें गिराना होगा, ताकि आपके चारों ओर सकारात्मक विचारों की ऊर्जा को जगाया जा सके। वहाँ दबी आपकी चीखों की बर्फ को तोड़ना होगा, ताकि भीतर से आने वाले को जगह मिल सके। और भी बहुत कुछ, एक ने बेहद विनम्र आवाज में कहा। वृद्धा समझ गई उसने सही व्यक्तियों का चुनाव किया है। उसने राहत की पहली लंबी सांस ली और अपने कमरे की ओर मुड़ गई। उसके पीछे वे दोनों। एक काफी बड़ा सा साफ सुथरा कमरा, लगातार चल रहे एसी ने जिसे काफी ठंडा कर रखा है। एक दीवार में बने कैबिनेट्स में उनकी मेडिसिन और दूसरी ज़रूरत की चीज़ें रखी हैं। दूसरी दीवार पर कुछ बेतरतीब फोटोग्राफ्स देखकर लगता है उसी ने लगाए हैं। फर्श पर कारपेट, अटैच्ड बाथरूम, दिखती हर चीज समृद्धि का प्रमाण थी, उसे छोड़कर। कमरे में रखे एक सोफा चेयर पर वे बैठ गई हैं और उन्होंने उन्हें पलंग पर बैठने का इशारा किया, पर वे उसके आसपास कारपेट पर ही बैठ गए।
सॉरी फॉर बीइंग लेट। हमने आपको मैसेज डाल दिया था। एक वृद्ध का लगभग दम घुट रहा था। वे चाहकर भी रोए या कुछ कह नहीं पा रहे थे। हमें उन्हें कोई चोट पहुंचाने वाली बात या अभिनय करना था जिससे वे रो सकें। इसके बाद उनके भीतर यह समझ डेवलप करनी थी कि क्या वे रो पाए। वृद्धा ने बेचैनी में उनकी बात बीच में ही काट दी। हाँ बिल्कुल, पर इसके लिए उन्हें बहुत पीछे ले जाना पड़ा। जब उनकी 7 वर्षीय बेटी की मृत्यु उसकी साइकिल के कार से टकराने से हुई थी। वे इस वक्त अपने बेटे के साथ रहते हैं। कभी कभी मैं हैरान होता हूँ, एकाएक हुई मृत्यु से तो हमें सदमा लगता है, पर धीरे धीरे होने वाली मृत्यु के हम आदी हो जाते हैं। पता ही नहीं चलता हम नहीं रहे या वह दूसरा चला गया और जगह खाली हो गई। अपनी तकलीफ और रुदन को जब्त करते रहने के भी दिन भर हमारे भीतर नकारात्मक विचारों की तरंगे चलती हैं। दौड़ो भागो मरो लड़ो, पर कैसे भी आगे बढ़ो। इस आधुनिक सभ्यता ने हमें कहाँ ले जाकर छोड़ा है। मैं हैरान हूँ, लोग खाते पीते सोते कैसे हैं। जवाब में वृद्धा ने बहुत कुछ कहने की कोशिश की, पर वे शब्द इकट्ठे नहीं कर पाई। एक वाक्य से दूसरे वाक्य की दूरी में वे अक्सर भटक जाती हैं, रुक जाती हैं या मुड़ जाती है। रुकते मुड़ते अब वे बहुत दूर चली गई हैं। डोंट वरी, हम आपको वापस ले आएंगे, दूसरे ने उनके मन की बात समझते हुए कहा। आप तो फिर भी बहुत दूर नहीं गई हैं। हमने तो उनका इलाज भी सफलतापूर्वक किया है, जो न खुद को पहचान पाते हैं न दूसरे को। हम अनुकूलन बिठाते चले जाते हैं। हमारा हृदय सख्त से सख्त होता चला जाता है और हम खुद से बहुत दूर चले जाते हैं। अनुकूलन न बिठाएं तो क्या करें? वृद्धा पूछ सकती थी, पर वह यह प्रश्न बना ही नहीं सकी। सो लेट्स बिगिन। कहाँ से बताऊं? उन्होंने धीरे धीरे कहा। आप कहीं से भी शुरू कर सकती हैं। भरे हुए मन की सुरंग में कहीं से भी होल किया जा सकता है। वही तो बाहर आएगा जो भीतर होगा। पहले रुक रुक कर धीरे धीरे, फिर बहुत तेजी से। शुरू में कंडीशन मन ही अपने बहाव में रुकावटें डालता है, पर आप उसकी बिल्कुल न सुने। आप उससे अलग हैं। आप मन नहीं हैं। वह चाहे जितना विरोध करे, उसकी फिक्र ही नहीं करनी। आज आप अपने हृदय की सुनिए। आखिरी वाक्य ने वृद्धा पर चोट की। उसने सामने वाले की आंखों में देखा। मन नहीं हूं तो क्या हूं? शुद्ध चेतना, बोध आत्मा। आप वह हैं जो कुदरत ने आपको सिरजा है, पर आपको इसकी कोई खबर नहीं है। कचरे का पहाड़ खड़ा हो गया है आपके भीतर। मारिए पहली कुल्हाड़ी, मारिए। पूरा जगत एक ऑर्गेनिक यूनिटी है। अगर आपकी एक उंगली बीमार पड़ती है तो पूरा शरीर प्रभावित होता है। शरीर के प्रत्येक हिस्से की शरीर के बाकी हिस्सों से पूरी साझेदारी है और तालमेल है। शरीर पर प्रकट होने से पहले बीमारी की जड़ें अंदर फैलती हैं। पहले आपका सूक्ष्म शरीर प्रभावित होता है, फिर स्थूल शरीर, उसी कचरे से जो हम अपने अंदर फेंकते हैं तमाम वक्त। आप यही तो जानना चाहती हैं ना कि आप क्या हैं? तो पहले इस कचरे को हटाना होगा। एक ने उन्हें उकसाया। मेरे भीतर कुछ भी अच्छा नहीं है, हो भी नहीं सकता। अच्छा बहुत नीचे है, उसे निकालना होगा, इसके पहले कि वह मर जाए, खत्म हो जाए। वह मर भी सकता है। बिल्कुल, बहुत लोगों का मर गया है, पर उन्हें इसकी खबर ही नहीं होती, न उन्हें ज़रूरत महसूस होती है। वे मरे मरे ही तमाम जिंदगी जी लेते हैं, बल्कि कुछ लोग तो जानबूझकर इसे मार देते हैं ताकि वे आसानी से बने रह सकें। जानबूझकर? वृद्धा हैरान हुई। जी हाँ, वे मुस्कुराए। यही सबसे ज़्यादा तंग करता है, जीने नहीं देता, याद दिलाता रहता है। एनीवे, आप अपने रूटीन से शुरू कीजिए, अगर कहीं और से नहीं कर सकती। उन्हीं धागों में से कोई धागा पकड़कर हम आपके भीतर उतरेंगे। वृद्धा को थोड़ा डर लगा, पर शीघ्र ही उसने उसकी ओर से आंखें फेर ली। डर की आंखों में देखो तो वह तुरंत अपनी ओर खींच लेता है। अब तो उसने ठान ही लिया है कि इस एजेंसी की सेवाएं लेनी ही हैं।
पर वह इतनी जल्दी अपने भीतर नहीं उतरना चाहती। कुछ दूसरों के संसार में आवाजाही कर लेना चाहती है। कैसे कैसे लोगों के पास जाते हैं ये, और क्या क्या सुनते हैं। कैसे उन्हें उनकी खामोशी की कब्र से निकालते हैं। जीवित कुछ मर भी तो जाते होंगे, पर नहीं, उनका समय कीमती है। और वैसे भी उन्होंने अपने कामों की बाबत एक लंबा मेल कर ही दिया था। अब पूछने को बचा ही क्या है। यही तो उनकी दिक्कत है कि उन्हें लगता है पूछने को बचा क्या है, फिर भी पूछ नहीं पाती। उन्होंने उनकी रूटीन से शुरू करवा कर पकड़ ही लिया था वह धागा, पर उस धागे के सहारे भी वे बहुत नीचे नहीं जा पाए थे। वह धागा किन्हीं और जगहों में फंसा था, और जोर से खींचने पर टूट सकता था। वह तत्व भी था और कुल्हाड़ी भी। फिर वृद्धा की समझ की अपनी सीमाएं थीं, जो बीमारी के कारण की कम और उसके निदान की फिक्र ज़्यादा करती थी। निदान हालांकि कारण में छिपा था और निदान की तरह लगता भी नहीं था। वह भी तो एक किस्म की समझ थी, जो समझदार लोगों को कम ही समझ में आती थी। इससे क्या होगा, वृद्धा का सनातन प्रश्न था, जिसके लिए वृद्धा को लंबे रास्ते से ले जाना ही होगा। जिस संसार से छूटने की वे जद्दोजहद करती थीं, उससे क्षण भर दूर रहना भी उन्हें बर्दाश्त नहीं था। वे भीड़ से छुटकारा पाने को ललायत भीड़ थी। उन्हें उनके एकांत में स्थापित करना मुश्किल था, और इससे भी ज़्यादा मुश्किल था उन्हें उनके ही जैसे लोगों से जोड़ना। अपने अपने अहंकार के केंद्र पर सब छटपटा रहे थे। बाहर निकलने का रास्ता उनकी सुन्न उंगलियों के करीब ही था, पर फिर भी कुछ तो हुआ ही। तीसरी खुदाई में ही वे रो पड़ी, और फिर देर तक सिसकती ही रहीं। यह बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं थी। पानी बहुत नीचे था। यह खुदाई लंबी चलने वाली थी, पर फिलहाल ठीक था। उन दोनों में से एक ने उठकर किचन में जा चाय बनाई और उनके लिए भी ले आया। उन्होंने पानी के बाद चाय पी और मुस्कुराई। यह एक आसान मुस्कान थी। 2 घंटे में मात्र इतना ही हो सका था। उनके 10 से 30 दिनों के कोर्स थे, जो लगातार चलते थे। वे कुछ नहीं करते थे, बस लोगों के घरों में जाकर उन्हें सुनते थे। उनके भीतर के बंद दरवाजे खिड़कियां खोल देते थे, ठंडी हवा के झोंके आने देते थे, और इसके लिए निर्धारित फीस लेते थे। आज तीसरा दिन है और वे वृद्धा को रुलाने में कामयाब रहे थे। पहले दिन तो उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा था। उनका एक एक हाथ थाम कर बैठे रहे थे। बहुत देर बाद उन्होंने जाना कि पर्याप्त गर्मी उनके भीतर पहुंच गई है, और 2-3 दिनों की मेहनत के बाद वे तैयार हो जाएंगी कुछ कहने को। वे अक्सर यहीं से शुरू करते हैं। यह शरीर बेचारा समझा ही कितना गया है। पिछले कुछ सालों से वे यह काम सफलतापूर्वक कर रहे हैं। कभी कभी तो किसी मरणासन्न के घर वालों का मैसेज ही आ जाता है कि उनके घर के वृद्ध मरने से पहले उन्हीं से कुछ कहना चाहते हैं। कहने के बाद कुछ जी भी उठते हैं, कुछ पलों, कुछ घंटों या कुछ दिनों के लिए ही सही। उनके घर वालों को निराशा तो खूब होती होगी, पर थैंक गॉड किसी ने लिखित शिकायत नहीं भेजी। वैसे तो बोलने की यह सुविधा उन्होंने ऑनलाइन भी दे रखी है, पर जो बात सामने कहने में है, दूसरे की उपस्थिति में, उसकी संगति में, वह ऑनलाइन नहीं। और जाहिर है इस घर पहुंच सेवा की कीमत भी वे ज़्यादा ही लेते हैं। अब लोगों को एकदम उनके पुराने वक्तों में तो लौटाया नहीं जा सकता, जब सारा दिन वे श्रम करते थे, कुदरती माहौल में सांस लेते थे, फ्रेश फूड खाते थे, अपने ही जैसे मानवों से हंसते बोलते, नाचते गाते और रोते थे, कह देते थे खुलकर, गुस्सा भी कर लेते थे। सुविधाओं ने सबसे पहले श्रम छीना, फिर नींद, शब्द छीने, अभिव्यक्ति का बहाव छीना, तो अपने ही जैसे मानवों का साथ भी। हृदय गटर में तब्दील हो गया और खाली करने का उपाय न रहा। बाहरी सुख सुविधा और लंबी आयु तो मिली, पर जीवन का मकसद छिन गया। अब वह वक्त लौटाना नामुमकिन है, बस राहत ही दी जा सकती है। वे जानते थे अब उनकी ज़रूरत बार बार पड़ने वाली है, और यह जानना उनकी संवेदनशीलता को घटाता नहीं था, बढ़ाता ही था। उनका वक्त खत्म हो रहा था। इस बीच एक ने वृद्धा की मोबाइल में कुछ होमवर्क टाइप कर दिया था। रात को सोने से पहले कुछ सकारात्मक विचार, सुबह कुछ एक प्राणायाम, कुछ ऑटो सजेशंस,
कुछ मेडिटेशन की विधियाँ और कुछ एक्सरसाइज भी, कुछ सांस लेने और छोड़ने की तकनीक, अस्तित्व के प्रति अहोभाव, अपना स्वीकार, सबका स्वीकार, क्षमा भाव। कुछ चूसने की छोटी छोटी टैबलेट्स भी उन्होंने दी। पिछले 2 दिनों में उनकी नींद भी कुछ ठीक रही। पिछली बार ही उन्होंने कह दिया था कि गेट के बाहर लगे वृक्षों के झुंड के नीचे एकदम खाली होकर बैठना है और उनसे कुछ न कुछ कहते रहना है ताकि खामोशी उन पर हावी न हो जाए और बातचीत की आदत बनी रहे। वृक्ष से सवाल करिए और उनके जवाब सुनने की कोशिश करिए। वे आपका दुख इंसानों से ज़्यादा समझते हैं। वे आपके भीतर से ही आपको बोलते हैं। उन्हें ऐसे छूइए जैसे खुद को, और खुद को ऐसे छूइए जैसे प्रभु को। हमारी चेतना हमारे शरीर के जरिए सिग्नल भेजती है जिसे हम रिसीव नहीं कर पाते। अपने जिस्म से बात करिए, उसे सुनिए, महसूस कीजिए, और अपने भीतर उतरकर ही उसे सुना जा सकता है, बाहर से नहीं। खुद को बाहर रखकर खुद में प्रवेश करिए, आप वहीं हैं। थैंक्स के आदान प्रदान के बाद वे जा रहे हैं। मनी ट्रांसफ़र तो वे अपने मोबाइल से कर ही देंगी, पर अभी वे उनके साथ कुछ वक्त और बिताना चाहती हैं उन्हें बनाकर कुछ खिलाएं और उनके साथ खुद भी खाएं, बातें करते हुए, हंसते हुए, जैसे सदियों पहले उनके घरों में होता था। सुविधाएं भावनाओं को सोखते की तरह सोख लेती हैं। वे प्रोफेशनल्स हैं, रुकेंगे नहीं। किसी और अपॉइंटमेंट पर जाना होगा। उनके पास लिमिटेड समय है जिसका वे खाते हैं। वृद्धा के पास अनलिमिटेड, जो उन्हें खाता है। समय की बाजियां कैसी पड़ती हैं। समय जानता तो है पर किसी को बता नहीं पाता। वे चले गए हैं, वृद्धा के खाने के निमंत्रण को विनम्रता से अस्वीकार कर। वृद्धा उस खाली हो गई जगह को देखती है जो अब उतनी खाली नहीं रह गई। वृद्धा टटोलती टटोलती बहुत दूर चली गई। बर्फ में फंसे कुछ कीड़े आज़ाद होने की प्रतीक्षा में हैं। अचानक उन्हें बहुत जोर की भूख लगाई। वृद्धा किचन में है। डीप फ्रीजर में खाने की हर चीज़ मौजूद है। वह थोड़ा सा निकाल कर माइक्रोवेव में डालती हैं और घूमते माइक्रोवेव को देखती हैं बर्फ़ को मेल्ट होते। लगातार घूमते रहो तो भीतर की बर्फ़ मेल्ट होने लगती है। घूमना होगा भीतर लगातार। वृद्धा माइक्रोवेव भूल घूमने लगती हैं। घूमते घूमते रुक जाती हैं, हांफने लगती हैं, फिर वह डर जाती हैं। उन्हें फिर से बुलाना न पड़ जाए, वे कल फिर आएंगे। वे खुद को तसल्ली देते देते खाना खाना भूल बाहर आ पेड़ से लिपट जाती हैं। देखने के लिए कोई नहीं है कि वह पेड़ से क्या कर रही हैं। समय बेहिसाब था पर पेड़ के सिवाय किसी के पास नहीं था। जो कोशिश पिछले 2 दिनों और अभी थोड़ी देर पहले तक निरर्थक जान पड़ रही थी, उस कोशिश से वृद्धा के भीतर एक शीतलता उतरने लगी। उसकी आंखें बंद हो गईं और अधखुले होठ तने से चिपक गए। वे कहीं बहुत पीछे चली गईं, अपने बच्चों के बचपन में। वे उनके साथ हंस रही हैं, उनके पीछे भाग रही हैं। धीरे धीरे बच्चे उनकी पकड़ से दूर जाते हुए उनके हाथ कसकर वृक्ष को पकड़ लेते हैं। नहीं, वे उन्हें इस तरह जाने नहीं दे सकती। कुछ बाहर निकलना चाहता है। उसने बेहिस दर्द और असहजता का अनुभव किया और उसे रुकने नहीं दिया। बीच की दीवार गिर जाने दी। पहले कुछ छोटे मोटे शब्द निकले, एक आह के साथ, फिर काफी कुछ फूट पड़ा। वृक्ष बेहद खामोशी से उन्हें पी रहा है। हालांकि वे देख नहीं पाईं कि वृक्ष की शाखा ने किस तरह बाहें पसार उन्हें खुद में लपेट लिया है। अपने होठ उससे चिपकाए वे बुदबुद करती रहीं, फिर रो पड़ी। वृक्ष ने उन्हें और ज़्यादा खुद से सटा लिया। अब उन्होंने जान लिया। उसे थैंक यू कहना चाहा, पर वृक्ष ने इसका मौका ही न दिया। खुद आगे बढ़ उनके सफ़ेद बाल चूम लिए। उनके भीतर एक लहर उठी जिसने उन्हें बहुत ऊपर उछाल दिया। अभी आप सुन रहे थे जया जादवानी जी की लिखी कहानी समय बेहिसाब था मगर।